हेलो एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हम सीख रहे हैं लिटरेरी टर्म्स और आज की इस वीडियो में हम कुछ नए और इम्पोर्टेंट टर्म्स सीखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथ ही ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम क्लाइमेक्स से। इम्पॉर्टेंट टर्म है, एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। तो क्लाइमेक्स क्या है, आपने बहुत बार सुना होगा। क्लाइमेक्स इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट और इंटेंसिटी। क्लाइमेक्स इज अ ग्रीक टर्म मीनिंग लैडर यानी सीढ़ी। इज दैट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ नरेटिव एट विच द कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन हिट्स द हाईएस्ट पॉइंट। ईजी वे में समझते हैं। मान लो आप कोई एक मूवी देख रहे हैं, उस मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं। तो होता क्या है कि पहले मूवी का आपने इंट्रो देखा, हीरो हीरोइन की एंट्री हुई, उन दोनों के बारे में, उनके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है आपने ये सब जाना। मिडल में जो है स्टोरी डेवलप हुई और बहुत सारी टेंशन भी जो है उसमें देखने को मिली हमें कि बढ़ती जा रही हैं। अब जब मूवी ख़त्म होनी होगी उससे पहले क्या है, एक ऐसा मोमेंट आएगा जिसमें वो जो सारी टेंशन है, सारा जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कन्फ्यूजन है, वो एकदम पीक पे पहुंची रहेगी। तो उसी को जो है हम क्लाइमेक्स बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तो रिजोल्यूशन आएगा और हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। तो उस हैप्पी एंडिंग से पहले, या अगर एंडिंग हैप्पी नहीं भी है तो उससे पहले का जो मोमेंट होता है जहाँ पे सब कुछ अपने पीक पे होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट अपनी पीक पे होता है, उसी को जो है हम क्लाइमेक्स कहते हैं। तो आपको लाइन याद रखनी है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट और इंटेंसिटी इज कॉल्ड क्लाइमेक्स। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं, क्लोजेट ड्रामा। इम्पॉर्टेंट टर्म है, बहुत बार रिपीट हो चुकी है, एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। तो क्लोजेट ड्रामा क्या है, वैसे तो हमने ये फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में भी बहुत डिटेल में किया है। क्लोजेट ड्रामा क्या है, एक ऐसा ड्रामा होता है जिसको परफॉर्मेंस के लिए नहीं लिखा जाता है। यानी क्लोजेट ड्रामा जो है हमें स्टेज पे देखने को नहीं मिलते हैं, ये सिर्फ पढ़ने के लिए लिखे जाते हैं। इनकी इंटेंशन क्या होती है कि ये सिर्फ रीडर पढ़ ले, ऑडियंस के लिए ये ड्रामा नहीं होते हैं। इसका मेन फीचर यही है, यही आपको याद रखना है कि क्लोजेट ड्रामा पढ़ने के लिए होते हैं, परफॉर्म करने के लिए नहीं होते हैं। अ क्लोजेट ड्रामा इज़ अ प्ले दैट इज़ नॉट इंटेंडेड टू बी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। इसके कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, मैंने देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। पीबी शैली का प्रोमीथियस अनबाउंड जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ये किस कैटेगरी में आता है, तो आपका आंसर होगा क्लोजेट ड्रामा। जॉन मिल्टन का सैमसन अगोनिस्टिस भी जो है इसी कैटेगरी में आएगा। थॉमस हार्डी का भी वर्क है द डायनेस्ट, ये सारे जो है किसकी कैटेगरी में है, क्लोजेट ड्रामा। ये आपको याद रखना है क्योंकि तीनों पे ही क्वेश्चन बन चुके हैं और क्लोजेट ड्रामा पे भी क्वेश्चन अलग से बन चुका है। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है, कॉलरिज स्कूल। अब ये टर्म किस लिए यूज़ हुई थी, अ ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी क्रिटिक्स। यानी अर्ली 20th सेंचुरी में एक ग्रुप था क्रिटिक्स का, उनके लिए ये टर्म यूज़ हुई थी, कॉलरिज स्कूल। ठीक है, ये टर्म आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क किया हुआ है, कॉमिक रिलीफ। कॉमिक रिलीफ क्या होता है, इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर्स, स्पीचेस और सीन्स इन सीरियस और ट्रेजिक वर्क, स्पेशली इन ड्रामाज। तो क्या है, जो ट्रेजिक वर्क होते हैं, जो ड्रामाज होते हैं, तो उसमें क्या है, बीच बीच में हमें कॉमिक रिलीफ देखने को मिलता है। एक कैरेक्टर ऐसे मिलते हैं, उनके डायलॉग्स ऐसे होते हैं कि ऑडियंस जो होती है वो ट्रेजिडी देख रही होती है, इस बीच एक हंसी की ज़रूरत होती है, एक रिलीफ की ज़रूरत होती है, तो उसको कॉमिक रिलीफ कहते हैं। तो इसलिए कॉमिक कैरेक्टर्स जो है रखे जाते हैं। जैसे हेमलेट में भी हमें देखने को मिलते हैं कुछ कॉमिक कैरेक्टर्स, और मैकबेथ में जो है हमें पोर्टर सीन जो है देखने को मिलता है, वो किस लिए यूज़ होता है, कॉमिक रिलीफ के लिए। यानी जो सीरियस वर्क होते हैं, ट्रेजेडी होती है, उनमें जो ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो कॉमिक रिलीफ का काम करते हैं, उनको लाया ही इसलिए जाता है कि ऑडियंस जो है सीरियसनेस से थोड़ा सा बाहर निकल सके। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है कंसीट। ये भी इंपॉर्टेंट है। कंसीट क्या है, अ फार फेस्ट कंपेरिजन बिटवीन डिसिमिलर थिंग्स। यानी एक कंपैरिजन देखने को मिलेगा हमें किन चीज़ों के बीच में जो दूर दूर तक एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू वास्टली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर लिंक्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सिमिलीज एंड मेटाफर्स। यानी क्या है, एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें सिमिलीज और मेटाफर्स क्या जो है यूज़ किया जाता है और उन चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है जो आपस में कहीं से भी मैच नहीं होती हैं, उनका दूर दूर से आपस में कोई भी रिश्ता नहीं होता है। तो इसका यूज़ हमें सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, द मेटाफिजिकल पोएट्स ऑफ 17th सेंचुरी लाइक जॉन्डन स्टैंड आउट्स एज द बेस्ट एक्सपोनेंट
ऑफ द यूज़ ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट्स इन अ वर्क, उनका एक वर्क था जिसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा मेटाफिजिकल कंसीट्स यूज़ किए हैं। कौन सा वर्क था? ए वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, इन विच ही कंपेयर्स टू लवर्स टू टू लेग्स ऑफ कंपास। तो इस वर्क में होता क्या है, जॉर्डन क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एक कपल को, दो लवर्स जो होते हैं, तो उस कपल को किससे कंपेयर करते हैं? कंपास, जो प्रकार होता है जो हम मैथ्स में यूज़ करते हैं कंपास, उसके जो दो लेग्स होते हैं उनसे कंपेयर करता है लवर्स को। कैसे कि जिस तरीके से एक कंपास का जो लेग होता है वो सेंटर में होता है या जहाँ भी होता है उससे अटैच रहता है दूसरा लेग कंपास का, और वो उसी के अकॉर्डिंग जो है मूव करता है, यानी दिखते दोनों दूर हैं लेकिन क्या होता है एक पॉइंट पे जाकर के वो मिल रहे होते हैं। तो इसीलिए जो है ये कंपेयर करते हैं कंपास का किससे? लवर्स से। अब ये दोनों एकदम डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन इनका कंपैरिजन किया हुआ है, तो ये बेस्ट एग्जांपल माना जाएगा कंसीट का, जो कि जॉर्डन ने बहुत ही अच्छे से यूज़ किया है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कन्फेशनल पोइट्री। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कन्फेशनल पोइट्री क्या है। सो कन्फेशनल पोइट्री रेफर्स टू अ पोइट्री दैट ऑफन ब्रूचुअली एक्सपोजेज द सेल्फ एज पार्ट ऑफ एन एस्थेटिक ऑफ द ब्यूटी एंड पावर ऑफ ह्यूमन फ्रेलिटी। सिंपल वे में समझते हैं, कन्फेशनल पोइट्री में क्या होता है, जो पोएट होते हैं या पोइट्रेस होती हैं वो अपनी लाइफ को, अपनी जो भी उनके सीक्रेट्स होते हैं या जो भी उनके ओपिनियंस होते हैं, जो भी उनकी विश होती है उसको क्या करते हैं? कन्फेस करते हैं, सामने लाते हैं रीडर के, उनके मन में जो कुछ भी चल रहा होता है वो कन्फेस करते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल देखें अगर, हमें तो कमला दास के वर्क में देखने को मिलता है। कमला दास पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, ये कन्फेशनल पोइट्रेस मानी जाती हैं। कन्फेशनल पोइट्री के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जितने भी वर्क लिखे हैं, जितने भी पोएम लिखी है, इसमें इन्होंने क्या किया है, अपनी पर्सनल जो लाइफ है उसमें इनके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, इनकी क्या चाहत रही है, क्या डिज़ायर्स रहे हैं, वो सब जो है ये कन्फेस करती हुई नज़र आती हैं अपने वर्क में। सिल्विया प्लाथ भी जो है, इनके भी वर्क में हमें कन्फेशनल पोइट्री की झलक देखने को मिलती है। बट बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें अगर और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चले तो आप कमला दास को ज़रूर कनेक्ट करके चलना कन्फेशनल पोइट्री से। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, कॉनोटेशन। कॉनोटेशन क्या है? इट इज़ द सेकेंडरी और एसोसिएटेड मीनिंग ऑफ द वर्ड। यानी मान लो आप कोई एक वर्क पढ़ रहे हैं, कोई एक पोएम पढ़ रहे हैं, उसमें एक वर्ड ऐसा यूज़ हुआ है जिसमें उस वर्ड का एक से ज़्यादा मतलब है। यानी एक तो प्राइमरी मीनिंग जो होगा लेकिन उस वर्ड के साथ एक सेकेंडरी मीनिंग भी ऐड हो रहा है। सेकेंडरी वर्ड नहीं है लेकिन मीनिंग है, उसी सेम वर्ड के साथ एसोसिएट किया गया है। कॉनोटेशन रेफर्स टू अ मीनिंग दैट इज इम्प्लाइड बाय अ वर्ड अपार्ट फ्रॉम द थिंग विच इट डिस्क्राइब एक्सप्लिसिटली। सिंपल वे में समझते हैं, एक वर्ड यूज़ किया गया है जिसके साथ जो है उसका दूसरा मतलब भी साथ ही साथ एसोसिएट है, उसको हम बोलते हैं कॉनोटेशन। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या है? कॉन्सोनेंट्स रेफर्स टू अ रिपीटेटिव साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्सोनेंट्स विद इन अ सेंटेंस और फ्रेज। यानी एक सेंटेंस और फ्रेज में क्या है, हमें रिपीटेशन देखने को मिल रही है किसकी? कॉन्सोनेंट साउंड्स की। जैसे शैली सेल्स शेल बाय द सी शोर, तो ये बेस्ट एग्जांपल माना जाएगा कॉन्सोनेंट्स का। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिटिक। क्रिटिक क्या है? लिटरेरी टेक्निक दैट मीन्स टू क्रिटिकली इवेल्युएट अ पीस ऑफ लिटरेरी वर्क, अ पॉलिटिकल और फिलोसॉफिकल थ्योरी इन डिटेल। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि इसको क्रिटिकली एनालाइज करो। आपने जो भी वर्क पढ़ा है, एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन बनता है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बात करें जो आपने कॉलेज में अपनी यूनिवर्सिटी में अटैम्प्ट किए होंगे, तो उसमें वर्क को लेकर के क्या क्वेश्चन देखने को मिलते हैं असाइनमेंट और एग्ज़ाम्स में कि इस वर्क को जो है आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो जो वो लिटरेरी वर्क है, जो वो ड्रामा है, पोएम है, उसको पढ़ने के बाद आपके माइंड में क्या चीज़ें आई, उसका क्या रेफरेंस रहा, वो सब जो है आपको डिटेल में लिखना है। सो इट कुड बी एन एस्से, एन आर्टिकल और रिव्यू। यानी ये क्या हो सकता है? एक एस्से भी हो सकता है, एक आर्टिकल भी हो सकता है और रिव्यू भी हो सकता है। आइडेंटिफाइज इश्यूज, रेजेस क्वेश्चन। ये क्या करता है? जो उसमें कमियां हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा और उससे रिलेटेड फिर वो क्वेश्चन पूछेंगे। एक क्रिटिक का क्या काम होता है? किसी भी वर्क को एग्जामिन करना, उसमें क्या कमियां रह गई है वो बताना, उसमें क्या क्वेश्चंस उठ रहे हैं ये बताना। इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस इज़ टू हाईलाइट बोथ शॉर्टकमिंग्स एज वेल एज स्ट्रेंथ्स ऑफ द लिटरेरी वर्क। और इजी वे में समझना है तो मान लो कोई एक मूवी आती है, अब उसके हमें बहुत सारे रिव्यू देखने को मिल जाते हैं आज के टाइम पे इंटरनेट पे।
तो एक ऐसा रिव्यू जो सारी ही चीज़ों के बारे में बात कर रहा है कि इसमें क्या इश्यूज़ हैं और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस उठा रहा है, उसमें क्या कमियां हैं वो बता रहा है, उसमें अच्छाइयाँ क्या है ये बता रहा है। तो इसको क्या है, क्रिटिक बोला गया है। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी हुई है। कर्टेन रेजर क्या है ये? अ शॉर्ट प्ले और स्किट प्रेजेंटेड बिफोर द मेन प्ले स्टार्ट्स। तो कई बार थिएटर में या स्टेज पे क्या होता है कि जो मेन प्ले होता है उसको स्टार्ट करने से पहले क्या होता है, एक छोटा सा प्ले परफॉर्म कर दिया जाता है ऑडियंस के लिए, ताकि सारी ऑडियंस इकट्ठा हो जाए। और जब सारी ऑडियंस इकट्ठा हो जाती है उसके बाद जो है मेन प्ले स्टार्ट होता है। तो उस मेन प्ले के स्टार्ट होने से पहले जो एक छोटा सा प्ले परफॉर्म किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कर्टेन रेजर। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको सारे ही टर्म्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो आपको कैसी लगी, ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।